हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का, आपको डिस्कस करेंगे। वो भी आपका पेपर जो रहेगा इकोनॉमिक्स का रहेगा। इकोनॉमिक्स में जो आपको डिस्कस करेंगे, जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 बोल रहा है, मुद्रा की परिभाषा क्या है। मुद्रा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, मुद्रा और साख चैप्टर से लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत सारा बार पूछा भी गया और आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे मुद्रा पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होती है। मुद्रा किसको बोलते हैं, पैसा किसको बोलते हैं, या धन हम लोग किसको बोलते हैं, उस रूप को, उस फॉर्म को बोलते हैं जिसमें हम लोग दैनिक जीवन में, उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को बेचते हैं। इसमें सिक्के और कागज़ का नोट दोनों आते हैं। इसमें कुछ सिक्का भी आता है, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, कुछ 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, कुछ नोट भी आता है। तो यही हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग यही चीज़ देखेंगे। मुद्रा पैसा या धन का उस रूप को बोलते हैं जिसको दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्रय और विक्रय करने के लिए यूज करते हैं। इसमें सिक्का और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ पर है। ऋण से आप क्या समझते हैं। ऋण का मतलब एक तरह समझ लीजिए लोन हो गया। लोन तो हम लोग लेते ही हैं, तो ऋण से हम लोग क्या समझते हैं। चलिए आसान भाषा में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आसान भाषा में ऋण का जो अर्थ निकलता है साख या कर्ज। यदि हम क्रेडिट पे ले रहे हैं या तो हम कर्ज ले रहे हैं, साफ साफ बोलिए तो हम लोग कर्ज, जो कुछ शर्तों पर ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको पैसे का ज़रूरत है, तो पैसा का ज़रूरत है तो हमको क्या होगा, कर्ज लेना होगा। जो कुछ हम लोग को कंडीशन देता है वो कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज दिया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। जो हमारा ज़रूरत है और हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ज ले लेंगे। कर्ज लेके उस चीज़ों को हम लोग, अपना जो ज़रूरत है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऋण बोलते हैं। उसके लिए हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट भी हम लोगों को चार्ज करना होता है। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे। ऋण से आप क्या समझते हैं, तो क्लियर यहाँ तक हो गया। ऋण किसको बोलते हैं, एक तरह से हम लोग कर्ज को बोलते हैं जो अपनी शर्तों के ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है ताकि वे अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु मतलब क्या हो गया, सामान। और विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। मतलब वस्तु का लेन देन। जैसे हम आपको कोई वस्तु दिए तो उसके बदले में आप हमको कोई वस्तु दे रहे हैं, हमने एक दूसरे का लेन देन होता है। देखिए जब चीज़ों का लेन देन बिना मुद्रा का, कोई मुद्रा नहीं होगा। हम आपको कोई चावल दे दिए तो उसके बदले में आपसे दाल ले लिए, आपको दाल देनी है तो उसके बदले में हम आपको चावल दे दिए। तो इस तरीका से जो वस्तु का लेन देन होता है उसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। तो जब चीज़ों का लेन देन बिना मुद्रा का प्रयोग में आपस में ही हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहते हैं। समझ में आ गया। जो हम लोग बिना मनी का, बिना पैसा का, जैसे मान लीजिए हम आपको क्या किए, चावल दे दिए और आपको चावल का ज़रूरत है, हमको दाल का ज़रूरत है, तो हम आपसे क्या किए, दाल ले लिए। तो हम आपको चावल दे दिए और हम आपसे क्या किए, दाल ले लिए। तो दोनों को ज़रूरत को पूरा हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय कहते हैं। इसमें मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। अब साख से आप क्या समझते हैं। तो साख का मतलब समझते हैं सबसे पहले क्रेडिट होता है। साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता, ऋणदाता मतलब जो ऋण ले रहा है, उधारकर्ता को ऋणदाता मतलब जो ऋण दे रहा है, उधारकर्ता जो उधार ले रहा है धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि भविष्य में उसका भुगतान करना होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी से उधार ले रहे हैं तो हमको कुछ कंडीशन देगा, ये इतना कंडीशन भैया आपको फुलफ़िल करना होगा तो हम आपको उधार देंगे। तो वही बोल रहा, साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋण देने वाला और उधारकर्ता, ऋण लेने वाला धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर पाइएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोला। चेक से आप क्या समझते हैं। चेक एक ऐसा कागज़ है या जमाकर्ता के खाते में चेक पर किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, जाइए हम आपका चेक में पेमेंट
कर देंगे। आगे देखिए ऋण की शर्त क्या है, तो याद रखिएगा ऋण की शर्त, मान लीजिए हम आपको लोन लेने जाएंगे तो हमको क्या ब्याज दर हमको चाहिए, तो भैया कितना ब्याज लेगा, संपत्ति और कागजात की मांग, भुगतान के तरीके आदि, किस तरह से हमको पेमेंट करना है, कौन कौन सा कागजात लगेगा लोन लेने के लिए, ब्याज दर क्या होगा, तो ये सब हम लोग को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्याज दर, संपत्ति, कागजात की मांग और भुगतान के तरीके आदि को मिलाकर इन शब्दों का नाम दिया जाता है ऋण की शर्तें दिया जाता है। आगे देखते हैं औपचारिक ऋण क्या है, तो बैंक से या सहकारी समिति से यदि हम लोन ले रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक ऋण बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब देखिए मुद्रा के कोई दो दोष बताइए, तो मुद्रा का देखिए प्रमुख दोष बताते हैं, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता और दूसरा प्रलोभन को बढ़ावा। आगे देखते हैं क्या बोला, मुद्रा के प्रयोग बताइए, तो मुद्रा के चलिए दो प्रयोग भी बताते हैं। पहला प्रयोग बोलेंगे मुद्रा का प्रयोग जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, जो हम लोग डेली लाइफ में करते भी हैं। आगे देखिए मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे डॉक्टर की सलाह लेंगे तो भैया पैसा लगेगा ना, वकील से सलाह लेंगे तो पैसा लगेगा ना, तो या तो किसी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं, या तो किसी चीज़ को सेवा के रूप में हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, तो देखिए ऐसा काम जो कृषि से रिलेटेड हो, कृषि से संबंधित हो, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी हम लोग बोलते हैं। ऐसी गतिविधियाँ जहाँ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है, तो उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए बोल रहा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कुछ गतिविधियों का उदाहरण बताइए। एक ऐसा काम होता जैसे मान लीजिए खनन का काम हो गया। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा जो लकड़ी काटने का काम हो गया, मछली पालन का काम हो गया, कृषि का हो गया, पशुपालन का हो गया, डेयरी का काम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। जो मछली पालन किस कैटेगरी में आता है, तो आप बोलिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। यहाँ तक हो गया। बोल रहा ऐसी गतिविधि जहाँ प्रकृति द्वारा, ये सब क्या है, सब नेचुरल द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है, उसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। आगे देखते हैं द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं। ऐसी गतिविधि जो कच्चा माल अथवा प्राकृतिक उत्पादों को उपयोगी वस्तु में बदल देता है, उसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जैसे क्या हो गया ना, जैसे गन्ना है। अब गन्ना को उद्योग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गन्ना को हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, चीनी बना देते हैं। और भी जैसे आपको जैसे मान लीजिए गेहूँ है, अब गेहूँ क्या किए, जो हम लोग गेहूँ लेके गए, गेहूँ जो है मान लीजिए गेहूँ है, तो गेहूँ को हम लोग क्या लेके गए, आपको उद्योग के मदद से हम लोग क्या बना देते हैं, बिस्किट बना देते हैं, बिस्किट बना दे रहे हैं। तो देखिए गेहूँ क्या है, अपना प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो उद्योग के मदद से उपयोगी वस्तु बिस्किट में हम लोग बदल दिए। तो वही यहाँ पर बोल रहा है जो ऐसी गतिविधियाँ जो कोई भी कच्चा माल हो अथवा प्राकृतिक उत्पादों को उपयोगी वस्तु में बदल देता ही है, बदलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए अब द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कुछ गतिविधियाँ का नाम बताइए। जैसे चीनी बनाना, गन्ना से चीनी बना दी है, कागज़ बनाना, कपड़ा तैयार करना, ईंट बनाना, भवन बनाना, ये सब आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखते हैं तृतीय क्षेत्र में। देखिए तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी हम लोग बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र का संबंध वस्तुओं को उत्पादन से नहीं होता है, सेवाओं के निर्माण से होता है। समझ में आ गया। आगे देखिए तृतीय क्षेत्र में कुछ उदाहरण लिखिए। तो वकील हो गया, वकालत हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, बैंक हो गया, यातायात हो गया, जो हमको सर्विस देता है किसी भी प्रकार का, उसको हम लोग तृतीय क्रियाकलाप बोलते हैं। जो उद्योग से रिलेटेड हो उसको हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप बोलते हैं, और जो कृषि से रिलेटेड हो उसको हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप बोलते हैं, जो आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा तीनों क्षेत्रों को, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद हम लोग
कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग, मान लीजिए 5 लोग का ज़रूरत है किसी काम में, हम 8 लोग को रख ले रहे हैं, तो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उनकी पूरी रोजी रोटी नहीं चलती है। ऐसे से वह जिस बेरोजगार का शिकार होते हैं उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये हमारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी है। मनरेगा 2005 को उद्देश्य की व्याख्यान करिए। तो केंद्र सरकार 2005 ईस्वी में भारत के 200 जिला, कितना जिला के यहाँ पर बात बोला, तो 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया था, वही कानून मनरेगा कहलाता है। आगे देखिए मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य बोल रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने के सक्षम हो और जिन्हें काम करने की ज़रूरत हो, उन लोगों को सरकार द्वारा कम से कम 100 दिनों को रोजगार देने का गारंटी देता है। दूसरा बोल रहा है प्रस्तावित रोजगार का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। तीसरा बोल रहा है रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाने से लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देगा। आगे बोल रहा है चौथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आय में वृद्धि कर उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। पाँचवा पॉइंट बोल रहा है भविष्य में भूमि में उत्पादन बढ़ाने वाले कामों को वरीयता देना। और पाँचवा 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को काम उपलब्ध कराना। ये सब किसका है, तो मनरेगा का जो आपका है उद्देश्य है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।